तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इट्स वंडरफुल लाइफ नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें तकरीबन 1986 में देखने को मिली थी। इसी मूवी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ 1946 की अमेरिकी क्रिसमस अलौकिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फ्रैंक कैप्रा ने किया है। यह 1943 में फिलिप वान डोरेन स्टर्न द्वारा स्वयं प्रकाशित लघु कहानी और पुस्तिका द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पर आधारित है, जो स्वयं 1843 के चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ए क्रिसमस कैरल पर आधारित है। फिल्म में जेम्स स्टीवर्ट ने जॉर्ज बेली की भूमिका निभाई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समुदाय में दूसरों की मदद करने के लिए अपने व्यक्तिगत सपनों को छोड़ दिया है और जिसका क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आत्महत्या के विचार उसके संरक्षक देवदूत क्लेरेंस ओरबॉडी के हस्तक्षेप का कारण बनते हैं। क्लेरेंस जॉर्ज को उन सभी जीवन को दिखाता है जिन्हें उसने छुआ था, और अगर वह अस्तित्व में नहीं होता तो दुनिया कैसी होती। हालांकि इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। इट्स ए वंडरफुल लाइफ को शुरुआत में मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। नाटकीय रूप से फिल्म का ब्रेक इवन पॉइंट $6.3 मिलियन था, जो उत्पादन लागत का लगभग दोगुना था, एक ऐसा आंकड़ा जो अपनी प्रारंभिक रिलीज पर हासिल करने के करीब नहीं आया। फिल्म की निराशाजनक बिक्री के कारण कैप्रा को कुछ स्टूडियो द्वारा लोकप्रिय, आर्थिक रूप से सफल फिल्में बनाने की अपनी क्षमता खोने के रूप में देखा गया था। 5 नवीनीकरण की कमी के कारण 1974 में अमेरिका में इसका कॉपीराइट समाप्त हो गया और यह सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश कर गया, जिससे इसे बिना लाइसेंस या रॉयल्टी शुल्क के प्रसारित किया जा सका, जिस बिंदु पर यह एक क्रिसमस क्लासिक बन गया। इट्स अ वंडरफुल लाइफ अब सभी समय की महानतम फिल्मों में से एक और सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसे अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा अब तक बनी 100 सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी फिल्मों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह अमेरिकी फिल्म संस्थान की 1998 की महानतम फिल्म सूची में 11वें स्थान पर थी, 2007 की महानतम फिल्म सूची में 20वें स्थान पर थी, महानतम प्रेम कहानियों की सूची में 8वें स्थान पर थी और सभी समय की सबसे प्रेरणादायक अमेरिकी फिल्मों की सूची में 1 स्थान पर थी। 1999 में इट्स अ वंडरफुल लाइफ को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण माने जाने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। कैप्रा ने खुलासा किया, केन्या बैरिस द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म का एक आधुनिक रीमेक जनवरी 2024 तक पैरामाउंट पिक्चर्स में विकास में है। कथानक 1945 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क के बेडफोर्ड फॉल्स में जॉर्ज बेली आत्महत्या के बारे में सोचता है। उसके परिवार और दोस्तों की प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है, जहां द्वितीय श्रेणी के अभिभावक देवदूत क्लेरेंस ओरबॉडी को जॉर्ज को बचाने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि वह अपने पंख अर्जित कर सके। क्लेरेंस को जॉर्ज के जीवन के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वह 12 वर्षीय जॉर्ज को 1919 में अपने छोटे भाई हैरी को डूबने से बचाते हुए देखता है, लेकिन पानी की ठंडक के कारण जॉर्ज के कान में संक्रमण हो जाता है और बाद में उसके बाएं कान में बहरापन आ जाता है। जॉर्ज बाद में फार्मासिस्ट मिस्टर गॉवर को गलती से एक ग्राहक को जहर देने से बचाता है। 1928 में जॉर्ज कॉलेज से पहले दुनिया भर की यात्रा की योजना बनाता है। उसे मैरी हैच से फिर से मिलवाया जाता है, जो बचपन से ही उससे प्यार करती है। जब उसके पिता की अचानक स्ट्रोक से मृत्यु हो जाती है, तो जॉर्ज अपने पारिवारिक व्यवसाय बेली ब्रदर्स बिल्डिंग एंड लोन को निपटाने के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर देता है। लालची बोर्ड सदस्य हेनरी पॉटर, जो बैंक और शहर के अधिकांश हिस्से का मालिक है, कंपनी को भंग करना चाहता है, लेकिन निदेशक मंडल इसे इस शर्त पर खुला रखने के लिए वोट देता है कि जॉर्ज इसे चलाए। जॉर्ज सहमत हो जाता है और अपने चाचा बिली के साथ काम करता है,
अपनी ट्यूशन की बचत हैरी को इस समझ के साथ देता है कि जब वह स्नातक हो जाएगा तो हैरी इसे संभाल लेगा। हालांकि हैरी कॉलेज से शादीशुदा होकर लौटता है और उसके ससुर की ओर से उसे नौकरी का प्रस्ताव मिलता है और जॉर्ज खुद को बिल्डिंग और लोन चलाने के लिए छोड़ देता है। जॉर्ज और मैरी अपने रिश्ते को फिर से जिंदा करते हैं और शादी करते हैं और अपनी हनीमून की बचत का इस्तेमाल बैंक पर दबाव के दौरान कंपनी को वित्तीय रूप से चलाने के लिए करते हैं। जॉर्ज के नेतृत्व में कंपनी बेली पार्क की स्थापना करती है, जो पॉटर की महंगी झुग्गियों से बेहतर आवास विकास है। पॉटर जॉर्ज को एक उच्च वेतन वाली नौकरी का लालच देता है, लेकिन जॉर्ज उसे ठुकरा देता है जब उसे पता चलता है कि पॉटर का असली इरादा इमारत और ऋण को बंद करना है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर हैरी के लिए एक नायक की तरह स्वागत की तैयारी करता है। एक नौसेना लड़ाकू पायलट, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैन्य जहाज पर कामिकेज हमले को रोकने के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, बिली पॉटर के बैंक में बिल्डिंग और लोन के पैसे में से $8,000 जमा करने जाता है, जो 2023 में $1,35,394 के बराबर है। वह हैरी के बारे में एक अखबार की हेडलाइन के साथ पॉटर को चिढ़ाता है, फिर बिना सोचे समझे पॉटर के अखबार में नकदी लपेट देता है। पॉटर पैसे ढूंढकर रख लेता है, जबकि बिली को याद नहीं आता कि उसने पैसे कैसे खो दिए। बैंक परीक्षक द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद जॉर्ज बिली के कदमों का निरर्थक रूप से पता लगाता है। बिली की गलती से निराश और क्रोधित, जो घोटाले और जेल की ओर ले जा सकती है, जॉर्ज अपने द्वारा किए गए बलिदानों और उस परिवार से नाराज है जिसने उसे बेडफोर्ड फॉल्स में फंसाए रखा है। वह पॉटर से ऋण के लिए अपील करता है, अपनी अल्प जीवन बीमा पॉलिसी को संपार्श्विक के रूप में पेश करता है। पॉटर का उपहास करता है कि जॉर्ज जिंदा रहने से ज्यादा मृत होने के लायक है, मदद करने से इनकार करता है और पुलिस को फोन करता है। जॉर्ज पॉटर के दफ्तर से भाग जाता है, एक बार में शराब पीता है और मदद के लिए प्रार्थना करता है। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए वह पास के पुल पर जाता है। जॉर्ज के कूदने से पहले क्लेरेंस बर्फीली नदी में कूद जाता है ताकि वह उसे बचा सके। जब जॉर्ज चाहता है कि वह कभी पैदा ही न हुआ होता, तो क्लेरेंस जॉर्ज को एक ऐसी समयरेखा दिखाता है जिसमें वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बेडफोर्ड फॉल्स अब पॉटरसविले है, जो एक ऐसा गंदा शहर है जहां घटिया मनोरंजन स्थल और निर्दयी लोग रहते हैं। मी गॉवर को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया क्योंकि जॉर्ज उन्हें ग्राहक को जहर देने से रोकने के लिए वहां नहीं था। जॉर्ज की मां उसे नहीं जानती। बिल्डिंग और लोन फेल होने के बाद अंकल बिली को संस्थागत बना दिया गया। बेली पार्क एक कब्रिस्तान है जहां जॉर्ज को हैरी की कब्र मिलती है। जॉर्ज के बिना हैरी बचपन में डूब गया था और उन्हें बचाने के लिए हैरी के बिना परिवहन जहाज पर सवार सैनिक मारे गए। जॉर्ज को पता चलता है कि मैरी एक बूढ़ी नौकरानी लाइब्रेरियन है। जब वह उसे पकड़ता है और उसका पति होने का दावा करता है, तो वह चिल्लाती है और भाग जाती है। जॉर्ज पुल पर वापस दौड़ता है और अपनी जान वापस मांगता है। अपनी इच्छा पूरी होने पर वह अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करने के लिए घर भागता है। इस बीच मैरी और बिली ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया है, जो खोए हुए पैसे की भरपाई के लिए पर्याप्त से ज्यादा दान करते हैं। हैरी आता है और जॉर्ज को शहर का सबसे अमीर आदमी कहकर बधाई देता है। दान में जॉर्ज को द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की एक प्रति मिलती है, जो क्लेरेंस की ओर से एक उपहार है, जिस पर लिखा है, याद रखें, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं है जिसके पास दोस्त है। पंखों के लिए धन्यवाद। जब क्रिसमस ट्री पर घंटी बजती है, तो जॉर्ज की सबसे छोटी बेटी जूजू समझाती है कि हर बार जब घंटी बजती है तो एक देवदूत को अपने पंख मिलते हैं, जबकि लोग ऑल्ड लैंग साइन गा रहे होते हैं। फिल्मांकन 15 अप्रैल 1946 को शुरू हुआ और 27 जुलाई 1946 को समाप्त हुआ, जो कि 90 दिवसीय मुख्य फोटोग्राफी शेड्यूल की समय सीमा पर था। 19 फिल्म के केवल 2 स्थान बचे हैं। पहला,
हाई स्कूल डांस सीक्वेंस के दौरान अनावरण किया गया स्विमिंग पूल बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल के व्यायामशाला में स्थित है और दिसंबर 2023 तक अभी भी उपयोग में है। दूसरा कैलिफोर्निया के ला कैनारा फ्लिंट्रिज में मार्टिनी होम है। 45 एनकिनो में आरकेओ के मूवी रंच को 1954 में ध्वस्त कर दिया गया था। N4 वह दृश्य जिसमें युवा जॉर्ज अपने भाई हैरी को डूबने से बचाता है, स्क्रिप्ट के शुरुआती मसौदे में अलग था। लड़के नदी पर आइस हॉकी खेलते हैं जो पॉटर की संपत्ति पर है और पॉटर तिरस्कार से देखता है। जॉर्ज पक को मारता है लेकिन वह भटक जाता है और नो ट्रेसपैसिंग साइन को तोड़कर पॉटर के यार्ड में गिर जाता है। पॉटर क्रोधित हो जाता है और उसका माली हमलावर कुत्तों को छोड़ देता है जिससे लड़के भाग जाते हैं। एरी बर्फ में गिर जाता है और जॉर्ज उसे बचाता है और वही परिणाम मिलते हैं। 47 दूसरे मसौदे में जब वह श्री गॉवर और गोलियों के बारे में अपने पिता से परामर्श करने का असफल प्रयास करता है तो जॉर्ज अंकल बिली से पूछने पर विचार करता है, लेकिन वह बैंक परीक्षक से फोन पर बात कर रहा होता है। बिली अपना सिगार जलाता है और अपनी माचिस कचरे की टोकरी में फेंक देता है। जॉर्ज टिली की ओर मुड़ता है जो यूस्टेस के साथ उसकी चचेरी बहनें है, हालांकि बिली की संतान नहीं है, लेकिन वह अपनी दोस्त मार्था से फोन पर बात कर रही होती है। वह कहती है, पॉटर यहाँ है, बैंक परीक्षक आ रहा है। यह न्याय का दिन है। कचरे की टोकरी में अचानक आग लग जाती है और बिली मदद के लिए चिल्लाता है। टिली दौड़कर अंदर आती है और कॉफी के बर्तन से आग बुझाती है। जॉर्ज गॉवर की स्थिति से खुद ही निपटने का फैसला करता है। 48 बॉबी एंडरसन के अनुसार मिस्टर गॉवर और युवा जॉर्ज के बीच टकराव में H.B. वार्नर, जो ड्रग स्टोर दृश्य के समय नशे में था, ने उसे सच में थप्पड़ मारा और उसके कान से खून बहने लगा जिससे वह रोने लगा। दृश्य की शूटिंग के बाद वार्नर ने उसे गले लगाया। 49 यंग जॉर्ज, बॉबी एंडरसन, वायलेट और मैरी के साथ मिस्टर गॉवर की दवा की दुकान में। संगीतकार दिमित्री टियोमकिन ने ड्रग स्टोर सीक्वेंस के लिए डेथ टेलीग्राम और गॉवर्स डिलीवरेंस लिखा था, लेकिन कैप्रा ने उन दृश्यों में संगीत छोड़ने का फैसला किया। टियोमकिन ने कैप्रा की कई पिछली फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन बदलावों और अन्य के कारण दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। टियोमकिन को लगा कि उनके काम को महज एक सुझाव के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी आत्मकथा प्लीज डोंट हेट मी में उन्होंने इस घटना को एक तरह से कैंची चलाने जैसा बताया। 48 अपनी आत्मकथा में कैप्रा ने याद किया, सभी अभिनेताओं की भूमिकाओं में से मेरा मानना है कि सबसे कठिन भूमिका एक अच्छे सैम की भूमिका है जो यह नहीं जानता कि वह एक अच्छा सैम है। मैं एक आदमी को जानता था जो इसे निभा सकता था। जेम्स स्टीवर्ट। मैंने जिमी को संभालने वाले MCA एजेंट लिव वासरमैन से बात की, उनसे कहा कि मैं जिमी को कहानी बताना चाहता हूं। वासरमैन ने कहा कि स्टीवर्ट कहानी सुने बिना खुशी से भूमिका निभाएगा। 30 स्टीवर्ट और कैप्रा ने पहले यू कैनट टेक इट विद यू 1938 और मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन 1939 में सहयोग किया था। हेनरी फोंडा, स्टीवर्ट के सबसे अच्छे दोस्त, पर भी विचार किया गया। 31-32 दोनों अभिनेता बिना किसी रोजगार की संभावनाओं के युद्ध से लौटे थे। हालांकि फोंडा को जॉन फोर्ड की माई डार्लिंग क्लेमेंटाइन 1946 में कास्ट किया गया था, जिसे उसी समय फिल्माया गया था जब कैप्रा ने इट्स ए वंडरफुल लाइफ की शूटिंग की थी। फिल्म में 17 सहायक भूमिकाओं 33 के लिए कैप्रा ने 170 से अधिक स्थापित अभिनेताओं पर विचार किया। जीन आर्थर, यू कैनट टेक इट विद यू और मी। स्मिथ गोज टू वाशिंगटन में स्टीवर्ट की सहकलाकार को पहले मैरी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन हाल ही में ब्रॉडवे शो बॉर्न येस्टरडे के प्रीमियर से कुछ समय पहले थकान के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया था। कैप्रा ने MGM से डोना रीड उधार लेने से पहले ओलिविया डे हेविलैंड, मार्था स्कॉट, एन ड्वोरक और जिंजर रोजर्स पर विचार किया। रोजर्स ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें यह बहुत नीरस लगा। 34
अपनी आत्मकथा जिंजर माई स्टोरी के अध्याय 26 में उन्होंने अपने पाठकों से पूछकर अपने निर्णय पर सवाल उठाया, मूर्खतापूर्ण, आप कहते हैं। जॉर्ज बेली, जेम्स स्टीवर्ट, मैरी बेली, डोना रीड और उनकी सबसे छोटी बेटी जुजू, कैरोलिन ग्रिम्स। पॉटर, मूल नाम हर्बर्ट पॉटर, की भूमिका के लिए अभिनेताओं की एक लंबी सूची पर विचार किया गया। एडवर्ड अर्नोल्ड, चार्ल्स बिकफोर्ड, एडगर बुकानन, लुइस कैलहर्न, विक्टर जोरी, रेमंड मैसी, थॉमस मिशेल और विंसेंट प्राइस। 32 लियोनेल बैरीमोर, जिन्हें अंतः कास्ट किया गया, उस समय एक क्रिसमस कैरल के रेडियो नाटकों में एक प्रसिद्ध एबेनेजर स्क्रूज थे और इस भूमिका के लिए एक स्वाभाविक पसंद थे। बैरीमोर ने कैप्रा और स्टीवर्ट के साथ कैप्रा की 1938 की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर विजेता यू कैनट टेक इट विद यू में भी काम किया था। कैप्रा ने बर्ट के रूप में वार्ड बॉन्ड पर फैसला करने से पहले 33 उन्होंने इस भूमिका के लिए सैम लेवेन, बार्टन मैकलेन, रॉबर्ट मिचम, जॉन अलेक्जेंडर और इरविंग बेकन पर भी विचार किया। कैप्रा ने थॉमस मिशेल को अंकल बिली के रूप में कास्ट करने से पहले इस भूमिका के लिए वाल्टर ब्रेनन और W.C. फील्ड्स पर भी विचार किया था। 35-8 H.B. वार्नर, जिन्हें फार्मासिस्ट मिस्टर गोवर की भूमिका में लिया गया था, ने अभिनय में जाने से पहले चिकित्सा की पढ़ाई की थी। वह कैप्रा की कुछ अन्य फिल्मों में भी थे, जिनमें मिस्टर डीड्स गोज टू टाउन, लॉस्ट होराइजन, यू कैनट टेक इट विद यू और मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन शामिल है। 36 मूक युग में उन्होंने सेसिल बी. डेमिल की द किंग ऑफ किंग्स 1927 में ईसा मसीह की भूमिका निभाई थी। गॉवर नाम कैप्रा के नियोक्ता कोलंबिया पिक्चर्स से आया था, जो कई वर्षों से गॉवर स्ट्रीट पर स्थित था। गॉवर स्ट्रीट पर एक दवा की दुकान भी थी, जो स्टूडियो के कर्मचारियों की पसंदीदा थी। 37 चार्ल्स विलियम्स, जिन्हें यूस्टेस बेली के रूप में लिया गया था, और मैरी ट्रीन, जिन्हें मटिल्डा टिली बेली के रूप में लिया गया था, दोनों बीसूची अभिनेता थे, जिन्होंने इट्स ए वंडरफुल लाइफ से पहले 90 फिल्मों में काम किया था। 38 जिमी द रेवेन, अंकल बिली का पालतू, यू कैनट टेक इट विद यू और उसके बाद की प्रत्येक कैप्रा फिल्म में दिखाई दिया। 39 फिल्माने, जेम्स स्टीवर्ट और ग्लोरिया ग्राहम, जॉर्ज बेली और वायलेट बिक के रूप में। इट्स ए वंडरफुल लाइफ की शूटिंग कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में आरकेओ रेडियो पिक्चर स्टूडियो और एंसिनो में 89 एकड़ के आरकेओ मूवी रंच में हुई थी। 40 जहां बेडफोर्ड फॉल्स को ऑस्कर विजेता सेटों से रूपांतरित किया गया था, जिसे मूल रूप से 1931 की महाकाव्य फिल्म सिमरोन के लिए कला निर्देशक मैक्स री द्वारा डिजाइन किया गया था। 4 एकड़ 1.6 हेक्टेयर को कवर करते हुए शहर में 75 दुकानों और इमारतों के साथ 300 गज 3 शहर ब्लॉक में फैली एक मुख्य सड़क और एक आवासीय पड़ोस शामिल था। 41 कैप्रा ने एक पेड़पंक्तिबद्ध केंद्र पार्कवे जोड़ा, एक कामकाजी बैंक सेट बनाया और 20 पूर्ण विकसित ओक के पेड़ लगाए। 42 कबूतरों, बिल्लियों और कुत्तों को शहर को एक जीवंत एहसास देने के लिए विशाल सेट पर घूमने की अनुमति थी। 39 वैकल्पिक वास्तविकता में फिल्मांकन की आवश्यकताओं के साथ साथ विभिन्न मौसमों के कारण बाहरी सेट बेहद अनुकूलनीय था। आरकेओ स्टूडियो के विशेष प्रभाव प्रमुख रसेल शेयरमैन ने फिल्म के लिए रासायनिक बर्फ बनाने के लिए पानी, साबुन के गुच्छे, फोमाइट और चीनी का उपयोग करके एक नया यौगिक विकसित किया। इससे पहले फिल्म की बर्फ आमतौर पर बिना भुने कॉर्नफ्लेक्स से बनाई जाती थी, जो उस पर पैर रखने पर इतनी तेज होती थी कि बाद में संवाद को फिर से डब करना पड़ता था। 43-44 जेम्स स्टीवर्ट, जॉर्ज बेली, डोना रीड, मैरी हैच बेली, लियोनेल बैरीमोर मिस्टर पॉटर के रूप में, थॉमस मिशेल अंकल बिली के रूप में, हेनरी ट्रेवर्स क्लेरेंस, बेउला बोंडी श्रीमती बेली के रूप में, फ्रैंक फेलेन एर्नी के रूप में, वार्ड बॉन्ड बर्ट, ग्लोरिया ग्राहम वायलेट बिक के रूप में, H.B. वार्नर मिस्टर गोवर के रूप में, फ्रैंक अल्बर्टसन सैम वेनराइट, टॉड कार्न्स हैरी बेली, सैमुअल एस. हिंड्स
पा बेली के रूप में, मैरी ट्रीन चचेरी बहन टिली के रूप में, वर्जीनिया पैटन, रूथ डेकिन, चार्ल्स विलियम्स चचेरे भाई यूस्टेस के रूप में, सारा एडवर्ड्स श्रीमती हैच के रूप में, बिल एडमंड्स मिस्टर मार्टिनी, लिलियन रैंडोल्फ एनी के रूप में, अर्जेंटीना ब्रुनेट्टी श्रीमती मार्टिनी के रूप में, बॉबी एंडरसन लिटिल जॉर्ज के रूप में, रॉनी राल्फ लिटिल सैम के रूप में, जीन गेल लिटिल मैरी के रूप में, जीनिन एन रूज लिटिल वायलेट के रूप में, डैनी मम्मर्ट लिटिल मार्टी हैच, जॉर्जी नोक्स लिटिल हैरी बेली के रूप में, शेल्डन लियोनार्ड निक के रूप में, फ्रैंक हेगनी पॉटर के अंगरक्षक के रूप में, रे वॉकर जो सामान की दुकान, चार्ली लेन रियल एस्टेट सेल्समैन के रूप में, एडवर्ड कीन टॉम के रूप में, भवन और रिन, बेली बच्चे, कैरोल कूम्स जेनी के रूप में, कैरोलिन ग्रिम्स जुजू के रूप में, लैरी सिम्स पीट, जिमी हॉकिंस टॉमी के रूप में, गैर क्रेडिट कलाकारों में शामिल है। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। अगस्त 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। जिमी अंकल बिली के पालतू कौवे के रूप में, स्टेनली एंड्रयूज श्री वेल्च के रूप में, शिक्षक के पति, जॉर्ज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ शेरिफ के रूप में अल्ब्रिज, मैरियन कैर जेन वेनराइट, मार्टिनीज में गायिका के रूप में एड्रियाना कैसेलोटी, एलेन कॉर्बी बिल्डिंग एंड लोन ग्राहक मिस डेविस, डिक इलियट अपने सामने के बरामदे पर खड़े गंजे आदमी के रूप में, टॉम फेडेन ब्रिज टोल हाउस कीपर के रूप में, चार्ल्स हेल्टन बैंक परीक्षक श्री कार्टर के रूप में, हैरी होलमैन हाई स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर पार्ट्रिज, जे फेरेल मैकडोनाल्ड उस व्यक्ति के रूप में जिसके परदादा ने वह पेड़ लगाया था जिसे जॉर्ज ने टक्कर मार दी थी, मार्क रॉबर्ट्स मिकी वह छात्र जिसके पास स्विमिंग पूल की चाबी है, अल्मीरा सेशंस पॉटर की सचिव के रूप में, कार्लस विट्जर फ्रेडी ओथेलो के रूप में वह छात्र जो मैरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, 12 जोसेफ ग्रेनबी एंजेल जोसेफ के रूप में, आवाज मोरोनी ओल्सन सीनियर एंजेल फ्रैंकलिन के रूप में, आवाज 13 उत्पादन पृष्ठभूमि निर्देशक फ्रैंक कैप्रा, मूल कहानी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट नवंबर 1939 में फिलिप वान डोरेन स्टर्न द्वारा लिखी गई थी। कई प्रकाशकों द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने इसे 24 पृष्ठ के पैम्फलेट के रूप में छपवाया और क्रिसमस 1943 के लिए 200 परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मेल किया। 14 N2 16 कहानी कैरी ग्रांट या आरकेओ निर्माता डेविड हेम्पस्टेड के ध्यान में आई, जिन्होंने इसे ग्रांट के एजेंट को दिखाया। अप्रैल 1944 में आरकेओ पिक्चर्स ने कहानी के अधिकार $10,000 में खरीदे ताकि इसे ग्रांट के लिए एक वाहन में बदला जा सके। 17 डाल्टन ट्रम्बो, क्लिफोर्ड ओडेट्स और मार्क कोनेली ने आरकेओ द्वारा परियोजना को बंद करने से पहले पटकथा के संस्करणों पर काम किया। ट्रम्बो के मसौदे में जॉर्ज बेली एक आदर्शवादी राजनीतिज्ञ है जो कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ अधिक निंदक होता जाता है, फिर चुनाव हारने के बाद अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है। देवदूत उसे बेडफोर्ड फॉल्स दिखाता है जैसा कि वह कभी पैदा नहीं हुआ होता, लेकिन अगर वह राजनीति के बजाय व्यवसाय में चला गया होता। 18 ग्रांट ने एक और क्रिसमस मूवी स्टेपल द बिशप्स वाइफ बनाई। N3 20 आरकेओ स्टूडियो के प्रमुख चार्ल्स कॉर्नर ने फ्रैंक कैप्रा से द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पढ़ने का आग्रह किया। कैप्रा की नई प्रोडक्शन कंपनी लिबर्टी फिल्म्स ने आरकेओ के साथ 9 फिल्मों के वितरण का समझौता किया था। कैप्रा ने तुरंत इसकी क्षमता को पहचान लिया और युद्ध के दौरान वृत्तचित्र और प्रशिक्षण फिल्में बनाने के बाद इसे अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म के लिए चाहते थे।
आरकेओ ने कैप्रा को $10,000 में अधिकार बेचे और 3 पुरानी स्क्रिप्ट मुफ्त में दी। कैप्रा ने अधिकारों का दावा किया और स्क्रिप्ट की कीमत उन्हें $50,000 थी। 21, 14, 22 कैप्रा ने ओडेट्स की पिछली पटकथा से कुछ दृश्यों को बचाया। 23 और लेखकों फ्रांसिस गुडरिच और अल्बर्ट हैकेट, जो स्वर्लिंग, माइकल विल्सन और डोरोथी पार्कर स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए लाए गए, के साथ काम किया। 24 पटकथा के कई ड्राफ्ट पर। यह कोई सामंजस्यपूर्ण सहयोग नहीं था। गुडरिच ने कैप्रा को वह भयानक आदमी कहा और याद किया, वह इसे खुद लिखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उनके पति अल्बर्ट हैकेट ने कहा, हमने उसे बताया कि हम क्या करने जा रहे थे और उसने कहा, यह ठीक लगता है। हम कहानी को आगे बढ़ाने और इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और फिर किसी ने हमें बताया कि कैप्रा और जो स्वर्लिंग इस पर एक साथ काम कर रहे थे और इस तरह से यह कहानी की हिम्मत खत्म हो गई। जो स्वर्लिंग हमारा बहुत करीबी दोस्त था और जब हमने सुना कि वह ऐसा कर रहा है तो हमें इसके बारे में बहुत बुरा लगा। हम अंत के करीब पहुंच रहे थे और खबर आई कि कैप्रा जानना चाहता था कि हम कितनी जल्दी खत्म कर देंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा, हम अभी खत्म कर रहे हैं। हमने जल्दी से आखिरी दृश्य लिख दिया और उसके बाद हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह बहुत घमंडी कमीना है। 25 बाद में लेखन क्रेडिट को लेकर विवाद हुआ। अंतिम पटकथा, जिसका नाम कैप्रा ने बदलकर इट्स अ वंडरफुल लाइफ कर दिया, 14, 26 को गुडरिच, हैकेट और कैप्रा को श्रेय दिया गया, जिसमें जो स्वर्लिंग के अतिरिक्त दृश्य थे। कैप्रा ने कहा, स्क्रीन राइटर्स आर्बिट्रेशन कमेटी ने फैसला किया कि हैकेट और गुडरिच और मुझे लेखन का श्रेय मिलना चाहिए। जो स्वर्लिंग ने तब से मुझसे बात नहीं की है। यह 5 साल पहले की बात है। 25 न्यूयॉर्क के सेनेका फॉल्स में कुछ लोगों का मानना है कि कैप्रा को 1945 में एक यात्रा के बाद शहर के नाम पर बेडफोर्ड फॉल्स का मॉडल बनाने की प्रेरणा मिली थी। शहर में दिसंबर के दूसरे सप्ताहांत में वार्षिक इट्स ए वंडरफुल लाइफ फेस्टिवल होता है। 27-10 दिसंबर 2010 को सेनेका फॉल्स में इट्स ए वंडरफुल लाइफ संग्रहालय खोला गया, जिसमें कैरोलिन ग्रिम्स, जिन्होंने फिल्म में जुजू का किरदार निभाया था, ने रिबन काटा। 28 हालांकि फिल्म इतिहासकार जीनिन बेसिंगर, वेस्लियन विश्वविद्यालय में फ्रैंक कैप्रा अभिलेखागार के क्यूरेटर और इट्स ए वंडरफुल लाइफ बुक के लेखक ने कहा है कि सेनेका फॉल्स के दावे के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। मैंने फ्रैंक कैप्रा की डायरियों, उनके अभिलेखागार, हर चीज के कागज के हर टुकड़े को देखा है। बेसिंजर ने कहा कि कैप्रा ने हमेशा बेडफोर्ड फॉल्स को एवरी टाउन के रूप में वर्णित किया। 29 फिलिप वान डोरेन स्टर्न ने 1946 में एक साक्षात्कार में कहा, संयोग से फिल्म वेस्टचेस्टर काउंटी में होती है। वास्तव में मेरे दिमाग में जो शहर था वह कैलिफन एनजे था। कैलिफन में ऐतिहासिक लोहे का पुल उस पुल के समान है जिस पर जॉर्ज बेली ने फिल्म में कूदने पर विचार किया था। फिल्म को एक प्रिय क्लासिक का दर्जा इसके आरंभिक रिलीज के 3 दशक बाद मिला, जब यह 1976 में क्रिसमस के मौसम में टेलीविजन पर मुख्य कार्यक्रम बन गई। 76 यह फ्रैंक कैप्रा और इसके निर्माण से जुड़े अन्य लोगों के लिए एक स्वागत योग्य आश्चर्य के रूप में आया। कैप्रा ने 1984 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, यह अब तक देखी गई सबसे शानदार चीज है। फिल्म का अब अपना जीवन है और मैं इसे ऐसे देख सकता हूं जैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं एक ऐसे माता पिता की तरह हूं जिसका बच्चा बड़ा होकर राष्ट्रपति बनता है। मुझे गर्व है, लेकिन यह काम उस बच्चे ने किया है। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मैंने इसे क्रिसमस की कहानी के रूप में भी नहीं सोचा था। मुझे बस इसका विचार पसंद आया। 77 1946 के एक साक्षात्कार में कैप्रा ने फिल्म के विषय को व्यक्ति का खुद पर विश्वास के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने इसे नास्तिकता की ओर एक आधुनिक प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए बनाया था। 77 2012 के साइट एंड साउंड पोल में अब तक की सबसे महान फिल्मों में इसे आलोचकों के बीच 283वां और निर्देशकों के बीच
107वां स्थान मिला। 78 फिल्म का सकारात्मक स्वागत जारी रहा। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 97 समीक्षाओं के आधार पर 94% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 9.010 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, सभी हॉलिडे क्लासिक्स को परिभाषित करने वाली हॉलिडे क्लासिक इट्स अ वंडरफुल लाइफ उन मुट्ठी भर फिल्मों में से एक है जिन्हें सालाना देखा जाना चाहिए। 79 मेटाक्रिटिक पर, जो समीक्षाओं को सामान्यीकृत रेटिंग प्रदान करता है, फिल्म को 17 आलोचकों के आधार पर 100 में से 89 अंक मिले हैं, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 80 स्टीवन स्पीलबर्ग, अकीरा कुरोसावा, फ्रैंक डाराबोंट और डेविड लिंच सहित कई फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की प्रशंसा की है। 81 स्पीलबर्ग ने एक बार फिल्म के बारे में कहा था, इट्स अ वंडरफुल लाइफ दिखाती है कि इस धरती पर हर इंसान मायने रखता है और यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। 82 ऑर्सन वेल्स ने टेलीविजन के लिए बनी रीमेक इट हैपन्ड वन क्रिसमस में मिस्टर पॉटर की भूमिका निभाई। जब हेनरी जैग्लोम ने पूछा कि वह फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, तो वेल्स ने कहा, उस फिल्म से नफरत करने का कोई तरीका नहीं है। 83 पुरस्कार और सम्मान। लॉस एंजिल्स में रिलीज से पहले लिबर्टी फिल्म्स ने एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जिसमें फिल्म के एक खिलाड़ी को हाईलाइट करने वाला एक दैनिक विज्ञापन शामिल था। साथ ही समीक्षकों की टिप्पणियां भी। जिमी स्टार ने लिखा, अगर मैं ऑस्कर होता तो मैं अकादमी पुरस्कार की रात को इट्स अ वंडरफुल लाइफ को लॉक, स्टॉक और बैरल के साथ भाग जाता। न्यूयॉर्क डेली टाइम्स ने एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें फिल्म और जेम्स स्टीवर्ट के प्रदर्शन को अकादमी पुरस्कार के योग्य घोषित किया गया। 84 इट्स अ वंडरफुल लाइफ को 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 85 वर्ष पुरस्कार परिणाम नामांकित बटा विजेता। 1946 सर्वश्रेष्ठ चित्र मनोनीत लिबर्टी फिल्म्स। विजेता सैमुअल गोल्डविन प्रोडक्शंस, द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत फ्रैंक कैप्रा, विजेता विलियम वायलर थे, द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत जेम्स स्टीवर्ट, विजेता थे फ्रेडरिक मार्च, द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन मनोनीत विलियम हॉर्नबेक, विजेता थे डैनियल मैंडेल, द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकॉर्डिंग मनोनीत जॉन ऑलबर्ग, विजेता थे जॉन पी लिवाड्री, द जोल्सन स्टोरी। तकनीकी उपलब्धि पुरस्कार जीत गया रसेल शेयरमैन और आरकेओ रेडियो स्टूडियो विशेष प्रभाव विभाग को। मोशन पिक्चर सेट पर गिरती बर्फ का अनुकरण करने की एक नई विधि के विकास के लिए चुना गया है। द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के अपने जीवन में लौटने का प्रयास करने वाले सैनिकों के बारे में एक नाटक ने उस वर्ष अधिकांश पुरस्कार जीते, जिसमें 5 में से 4 पुरस्कार शामिल थे जिनके लिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ को नामित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकॉर्डिंग का पुरस्कार द जोल्सन स्टोरी ने जीता। लिबर्टी फिल्म्स में जॉर्ज स्टीवंस के साथ कैप्रा के व्यावसायिक साझेदार विलियम वायलर द्वारा निर्देशित द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स भी एक उत्कृष्ट व्यावसायिक सफलता थी, जो अंतः दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जबकि इट्स अ वंडरफुल लाइफ के शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिटर्न मामूली रहे। 86 इट्स अ वंडरफुल लाइफ को कैप्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर निर्देशक के रूप में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। उन्होंने स्पेन में सिनेमा राइटर्स सर्कल से मेजोर पेलिकुला एक्सट्रांजेरा, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए सीईसी पुरस्कार भी जीता। जिमी हॉकिंस ने 1994 में यंग आर्टिस्ट अवार्ड्स से पूर्व बाल कलाकार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। इस पुरस्कार ने टॉमी बेली के रूप में उनकी भूमिका को उनके करियर को प्रज्वलित करने के रूप में मान्यता दी, जो 1960 के दशक के मध्य तक चला। 87 इस फिल्म को वेटिकन द्वारा 1995 में संकलित महत्वपूर्ण फिल्मों की सूची में मूल्यों की श्रेणी में शामिल किया गया था। 88 मुक्त करना, स्वामित्व और कॉपीराइट संबंधी मुद्दे। तुम क्या चाहती हो मैरी? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें चांद चाहिए? बस एक शब्द बोलो
और मैं उसके चारों ओर एक लैसो फेंक दूंगा और उसे नीचे खींच लूंगा। अरे, यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हें चांद दूंगा, मैरी। 89। अवधि 1 मिनट और 45 सेकंड। 1:45। फिल्म का ट्रेलर। लिबर्टी फिल्म्स को पैरामाउंट पिक्चर्स ने खरीद लिया था और 1951 तक यह एक सहायक कंपनी बनी रही। 1955 में एम एंड ए एलेक्जेंडर ने फिल्म खरीद ली। इसमें मूल टेलीविजन सिंडिकेशन, मूल नाइट्रेट फिल्म तत्व, संगीत स्कोर और जिस कहानी पर फिल्म आधारित है उसके फिल्म अधिकार, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट के प्रमुख अधिकार शामिल थे। एन 6 नेशनल टेलीफिल्म एसोसिएट्स ने इसके तुरंत बाद फिल्म के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। एनटीए में एक लिपिकीय त्रुटि ने कॉपीराइट को 1974 में ठीक से नवीनीकृत नहीं होने दिया। 91-92 कॉपीराइट समाप्त होने के बावजूद इसे प्रसारित करने वाले टेलीविजन स्टेशनों को अभी भी रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि हालांकि फिल्म की छवियां सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश कर चुकी थीं, फिल्म की कहानी अभी भी प्रकाशित कहानी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट के व्युत्पन्न कार्य के रूप में प्रतिबंधित थी, जिसके कॉपीराइट फिलिप वान डोरेन स्टर्न ने 1971 में नवीनीकृत किए थे। 93-94 N7 यह फिल्म 1980 के दशक में बारहमासी छुट्टियों की पसंदीदा बन गई, संभवतः सैकड़ों स्थानीय टेलीविजन स्टेशनों पर प्रत्येक छुट्टियों के मौसम में इसके बार बार दिखाए जाने के कारण। 1998 के कॉपीराइट अवधि विस्तार अधिनियम पर विचार विमर्श के दौरान इसका उल्लेख किया गया था। 93-95 उस दृश्य में जहां अंकल बिली हैरी और रूथ के स्वागत गृह नवविवाहितों की पार्टी में नशे में धुत हो जाते हैं और कैमरे से दूर चले जाते हैं, स्क्रीन के बाहर एक दुर्घटना सुनाई देती है। मिशेल अंकल बिली के रूप में चिल्लाते हैं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, जिसका अर्थ है कि अंकल बिली ने कुछ कूड़ेदानों को खटखटाया था। एक तकनीशियन ने वास्तव में कुछ उपकरणों को गिरा दिया था। कैप्रा ने मिशेल के अचानक किए गए काम को छोड़ दिया और तकनीशियन को $10 2021 में $141.84 के बराबर का इनाम दिया, उसे उसके ध्वनि सुधार के लिए धन्यवाद दिया। खोजे गए दुर्लभ चित्रों के अनुसार कई दृश्यों को फिल्माया गया था, लेकिन बाद में उन्हें काट दिया गया। 50 वैकल्पिक अंत पर भी विचार किया गया। कैप्रा की पहली स्क्रिप्ट में बेली को अपने घुटनों पर गिरकर द लॉर्ड्स प्रेयर सुनाना था। स्क्रिप्ट में शहरवासियों के साथ प्रार्थना करते हुए एक शुरुआती दृश्य भी शामिल था। यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक धार्मिक लहजे ने जॉर्ज के बचाव में भाग लेने वाले परिवार और दोस्तों के भावनात्मक प्रभाव को कम कर दिया, समापन दृश्यों को फिर से लिखा गया। 51, 52, 53 कैप्रा को फिल्म के मूल छायाकार विक्टर मिलनर धीमे और दिखावटी लगे, और जब मिलनर बीमार हो गए तो कैप्रा ने कोलंबिया से जोसेफ वॉकर को उधार लिया। 54 वॉकर ने कैप्रा की पिछली 19 फिल्मों में लेसिंग की थी, लेकिन जब रोजालिंड रसेल ने मांग की कि वॉकर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए कोलंबिया पिक्चर्स में वापस लौटें, 55 वॉकर ने उनके प्रतिस्थापन के लिए अनुभवी कैमरा ऑपरेटर जोसेफ बिरोक को प्रशिक्षित किया। हालांकि 3 छायाकारों के साथ काम करना कैप्रा के लिए मुश्किल था, लेकिन वॉकर की राय में यह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि प्रत्येक छायाकार द्वारा शूट किए गए दृश्य इतने अलग थे कि उन्हें एक दूसरे की दृश्य शैलियों से मेल नहीं खाना था। 56 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जॉर्ज और मैरी फिल्म के हाई स्कूल जिम के फर्श के पास नृत्य करते हुए बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल में फिल्माया गया। 2006 की एक पुस्तक के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद कई फिल्में आईं, जिनमें इट्स ए वंडरफुल लाइफ 1946 और स्टेयरवे टू हेवन 1946 शामिल है, जो शायद बहुत से लोगों के प्रियजनों के खोने के अनुभव को दर्शाती है और उन्हें एक तरह की सांत्वना देती है। 57 इट्स ए वंडरफुल लाइफ का प्रीमियर 20 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क शहर के ग्लोब थिएटर में हुआ, जिसे मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। 19 जबकि कैप्रा को लगा कि समकालीन आलोचनात्मक समीक्षाएं या तो सार्वभौमिक रूप से नकारात्मक थीं या सबसे अच्छी तरह से खारिज करने वाली थीं। 58 टाइम ने कहा
इट्स ए वंडरफुल लाइफ एक बहुत ही शानदार फिल्म है। हॉलीवुड की साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में इसका केवल एक ही दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी गोल्डविन की द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स है। निर्देशक कैप्रा की आविष्कारशीलता, हास्य और मनुष्यों के प्रति स्नेह इसे जीवन और उत्साह से जगमगाता रहता है। 59 वैरायटी के लिए अपनी समीक्षा में बर्ट ब्रिलर ने लिखा, इट्स अ वंडरफुल लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ठीक वैसा ही करेगी और ऐसा करने की पूरी तरह हकदार है। उन्होंने आगे कहा, कैप्रा ने भले ही फिल्म निर्माण तकनीक में वह कदम आगे नहीं बढ़ाया हो जो उन्होंने इट हैपन्ड वन नाइट में हासिल किया था, लेकिन कैप्रा के किसी भी पिछले सेल्यूलाइड में प्रभावशीलता के कोई अधिक वास्तविक गुण नहीं थे। ब्रिलर ने रीड के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, महिला प्रधान भूमिका में डोना रीड इस प्रयास के साथ पूर्ण विकसित स्टारडम तक पहुंच जाएंगी। 60 द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए बॉस्ली क्रॉथर ने स्टीवर्ट और रीड सहित कुछ अभिनेताओं की प्रशंसा की, लेकिन निष्कर्ष निकाला, इस समीक्षक के दृष्टिकोण से इस चित्र की कमजोरी इसकी भावुकता है, जीवन की इसकी भ्रामक अवधारणा। मिस्टर कैप्रा के अच्छे लोग आकर्षक है, उनका छोटा शहर एक आकर्षक जगह है और समस्याओं को सुलझाने का उनका तरीका सबसे आशावादी और सरल है, लेकिन किसी तरह वे सभी औसत वास्तविकताओं के बजाय नाटकीय दृष्टिकोण से मिलते जुलते हैं। 61 7 जनवरी 1947 को आम रिलीज में गई यह फिल्म 1947 के बॉक्स ऑफिस राजस्व में 26वें $3.3 मिलियन स्थान पर रही। 3 रिलीज हुई 400 से अधिक फीचर फिल्मों में से 62, जो एक अन्य क्रिसमस फिल्म मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट से एक स्थान आगे थी। यह फिल्म जनवरी 1947 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मार्च 1947 में आयोजित 19वें अकादमी पुरस्कार के लिए योग्य बनाने के लिए इसे दिसंबर 1946 तक बढ़ा दिया गया था। इस कदम को फिल्म के लिए खराब माना गया, क्योंकि 1947 में 1946 जितना कड़ा प्रतिस्पर्धा नहीं था। यदि यह 1947 के पुरस्कारों में प्रवेश करती, तो इसका सबसे मजबूत प्रतियोगी मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट होता। 1947 की नंबर 1 कमाई करने वाली फिल्म द बेस्ट ईयर्स ऑफ अवर लाइव्स ने $11.5 मिलियन कमाए। 3 फिल्म ने आरकेओ के लिए बॉक्स ऑफिस पर $5,25,000 का नुकसान दर्ज किया। 63 26 मई 1947 को संघीय जांच ब्यूरो ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया था, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक फिल्म के संबंध में संशोधित ने सार रूप में कहा कि फिल्म में लियोनेल बैरीमोर को स्क्रोज टाइप के रूप में पेश करके बैंकरों को बदनाम करने के लिए स्पष्ट प्रयास किए गए थे, ताकि वह फिल्म में सबसे अधिक नफरत करने वाला व्यक्ति बन जाए। इन स्रोतों के अनुसार यह कम्युनिस्टों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल है। इसके अलावा संशोधित ने कहा कि उनकी राय में इस चित्र ने जानबूझकर उच्च वर्ग को बदनाम किया, यह दिखाने का प्रयास किया कि जिनके पास पैसा है वे मतलबी और घृणित चरित्र है। 64 फिल्म इतिहासकार एंड्रयू सरिस ने उत्सुकता के साथ टिप्पणी की कि सेंसर ने कभी यह नहीं देखा कि खलनायक मिस्टर पॉटर बिना पकड़े या किसी भी तरह से दंडित किए डकैती करके भाग जाता है। 65 हेनरी पॉटर, लियोनेल बैरीमोर को एएफआई के 100 साल 100 नायकों और खलनायकों में खलनायकों की सूची में 6ठे स्थान पर रखा गया, जबकि जॉर्ज बेली को नायकों की सूची में 9वें स्थान पर चुना गया। 1990 में इट्स अ वंडरफुल लाइफ को यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और उनकी राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। 66, 67, 68 2002 में यूनाइटेड किंगडम में चैनल 4 ने अपने सर्वेक्षण द 100 ग्रेटेस्ट फिल्म्स में इट्स ए वंडरफुल लाइफ को अब तक की 7वीं सबसे महान फिल्म का दर्जा दिया। चैनल हर साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश दर्शकों के लिए फिल्म प्रसारित करता है। 69 जून 2008 में एएफआई ने रचनात्मक समुदाय से 1500 से अधिक लोगों के सर्वेक्षण के बाद 10 क्लासिक अमेरिकी फिल्म शैलियों में अपनी 10 शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ 10 फिल्मों का खुलासा किया।
इट्स अ वंडरफुल लाइफ को फंतासी शैली में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में स्वीकार किया गया। 71 फिल्म और इसकी विषयवस्तु के बारे में कुछ हद तक अधिक मूर्तिभंजक विचार कभी कभी व्यक्त किए जाते हैं। 1947 में द न्यू रिपब्लिक के लिए अपनी समीक्षा में फिल्म समीक्षक मैनी फार्बर ने लिखा, अपनी बात रखने के लिए कैप्रा हमेशा एक आसान, सरल दिमाग वाला रास्ता अपनाता है जो दर्शकों की बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्व नहीं देता, और आगे कहते हैं कि इसमें यहाँ-वहाँ कुछ गैरभावुक क्षण है। 72 N5 2008 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखे गए एक लेख में वेंडेल जेमिसन, जो फिल्म के विश्लेषण में आमतौर पर सकारात्मक था, ने देखा कि यह महज एक मधुर भावुक कहानी होने से कहीं ज्यादा है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ बड़े होने और अपने सपनों को त्यागने, अपने पिता को समय से पहले कब्र में जाते देखने, कटु, छोटे दिमाग वाले लोगों के बीच रहने के बारे में एक भयानक, दम घोंटने वाली कहानी है। यह फंसने, समझौता करने, दूसरों को आगे बढ़ते और दूर जाते देखने, क्रोध से इतना भर जाने की कहानी है कि आप अपने बच्चों, उनके शिक्षक और अपनी दमनकारी रूप से परिपूर्ण पत्नी को मौखिक रूप से गाली देते हैं। 73 मानव अस्तित्व की सबसे अधिक निराशावादी कहानियों में से एक, जिसने स्थायी लोकप्रियता हासिल की। फिल्म इतिहासकार एंड्रयू सरिस ने यू इजंट हर्ड नॉथिंग येट में लिखा है, द अमेरिकन टॉकिंग फिल्म हिस्ट्री एंड मेमोरी 1927 से 1949। 65 2010 में सैलून के लिए लिखे गए एक निबंध में रिचर्ड कोहेन ने इट्स अ वंडरफुल लाइफ को अब तक की सबसे डरावनी हॉलीवुड फिल्म बताया। पॉटरसविले सीक्वेंस में उन्होंने लिखा, जॉर्ज बेली उस दुनिया को नहीं देख रहे हैं जो अगर वे कभी पैदा नहीं हुए होते तो अस्तित्व में होती, बल्कि दुनिया जैसी कि वह मौजूद है, उनके समय में और हमारे समय में भी। 74 9 साल पहले सैलून के एक अन्य लेखक गैरी कामिया ने विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि पॉटरसविले रॉक करता है, और आगे कहा, बेडफोर्ड फॉल्स पर कैप्रा द्वारा डाला गया धुंधला क्यूरियरेंडिव्स घूंघट दर्शकों को यह समझने से रोकता है कि यह कितना थकाऊ और स्पष्ट रूप से विषाक्त वातावरण है। हम सभी अब पॉटरसविले में रहते हैं। 1993 में रिपब्लिक पिक्चर्स, जो एनटीए का उत्तराधिकारी था, ने कॉपीराइट पर अपने दावे को लागू करने के लिए स्टीवर्ट बनाम ए बैंड, जिसमें एक और स्टीवर्ट फिल्म रियर विंडो शामिल थी, में 1990 के यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। हालांकि फिल्म के कॉपीराइट का नवीनीकरण नहीं किया गया था, रिपब्लिक के पास अभी भी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट के फिल्म अधिकार थे। इस प्रकार वादी कॉपीराइट के तहत एक काम के व्युत्पन्न कार्य के रूप में इसकी स्थिति का तर्क देने में सक्षम थे। 93-96 उस वर्ष रिपब्लिक ने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के साथ एक सौदा किया, जिसमें फिल्म के केवल 3 प्रसारण को अधिकृत किया गया, सभी केबल के टीएनटी और टीबीएस पर। हालांकि स्टूडियो के नियंत्रण को फिर से स्थापित करने के प्रयास को व्यापक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि अभी भी कुछ मौजूदा वितरण सौदे थे जिन्हें रिपब्लिक को सम्मानित करना था। 1994 में स्टूडियो ने एनबीसी को विशेष टेलीविजन अधिकार बेचे। उस समय एनबीसी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष वॉरेन लिटिलफील्ड ने कहा, हम रोमांचित हैं कि हमें इस फिल्म को प्रसारित करने का अवसर मिलेगा। हम मूल निर्देशक के कट को काले और सफेद, पूर्ण लंबाई में प्रसारित करेंगे, जिस तरह से फ्रैंक कैप्रा इस फिल्म को देखना चाहते थे। एनबीसी पारंपरिक रूप से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फिल्म दिखाता है। इसने 1990 के दशक के अंत में कुछ समय के लिए थैंक्सगिविंग पर फिल्म का प्रसारण किया था, लेकिन कम रेटिंग के कारण उस प्रसारण को हटा दिया और इसके बजाय नेशनल डॉग शो का प्रसारण शुरू कर दिया। 97 पैरामाउंट, मूल कंपनी वाइकॉम द्वारा 1998 में रिपब्लिक की तत्कालीन पेरेंट कंपनी स्पेलिंग एंटरटेनमेंट के अधिग्रहण के माध्यम से के पास 1955 के बाद पहली बार एक बार फिर वितरण अधिकार है। 93-98 उपरोक्त सभी कार्रवाइयों के कारण यह उन कुछ आरकेओ फिल्मों में से एक है जो टर्नर एंटरटेनमेंट बटा वार्नर ब्रदर्स द्वारा यूएस में नियंत्रित नहीं है। यह उन 2 कैप्रा फिल्मों में से एक है
जो पैरामाउंट के स्वामित्व में है, भले ही इसे मूल रूप से रिलीज नहीं किया गया हो। दूसरी ब्रॉडवे बिल है, मूल रूप से कोलंबिया से, जिसे पैरामाउंट ने 1950 में राइडिंग हाई के रूप में फिर से बनाया। 93 रंगीकरण। निर्देशक कैप्रा ने विल्सन मार्कल से कलराइजेशन इंक से इट्स अ वंडरफुल लाइफ को रंगीन करने के बारे में मुलाकात की, जो अभिनेता कैरी ग्रांट से टॉपर के रंगीनीकरण के लिए एक उत्साही प्रतिक्रिया पर आधारित थी। 99 कंपनी के कला निर्देशक ब्रायन होम्स ने कैप्रा के देखने के लिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ से 10 मिनट का रंगीन फुटेज तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप कैप्रा ने कलराइजेशन इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उनकी फिल्म को रंगीन करने की लागत $2,60,000 का आधा भुगतान करने और किसी भी लाभ को साझा करने के लिए उत्साही सहमति। और उनकी दो अन्य श्वेतश्याम फिल्मों, मीट जॉन डो 1941 और लेडी फॉर ए डे 1933 के समान रंगीन संस्करण बनाने की प्रारंभिक स्वीकृति दी। 99 हालांकि उस समय यह माना जाता था कि फिल्म सार्वजनिक डोमेन में थी और परिणामस्वरूप मार्कल और होम्स ने कैप्रा के शुरुआती निवेश को वापस कर दिया, उनकी वित्तीय भागीदारी को समाप्त कर दिया और निर्देशक को अपनी फिल्मों के रंगीकरण पर कलात्मक नियंत्रण करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे कैप्रा इस प्रक्रिया के खिलाफ अभियान में शामिल होगा। 99 3 रंगीन संस्करण तैयार किए गए हैं। पहला 1986 में हेल रोच स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया था। दूसरे को 1989 में फिल्म के स्थायी मालिक रिपब्लिक पिक्चर्स द्वारा अधिकृत और निर्मित किया गया था। कैप्रा और स्टीवर्ट दोनों ने रंगीन संस्करणों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया। 100 हेल रोच रंगीन संस्करण को 1989 में वीडियो ट्रेजर्स के माध्यम से VHS पर फिर से रिलीज किया गया था। तीसरा कंप्यूटर रंगीन संस्करण 2007 में लीजेंड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया था और इसे DVD, ब्लूरे और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर रिलीज किया गया है। होम मीडिया VHS 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में, जब फिल्म को अभी भी सार्वजनिक डोमेन माना जाता था, इट्स ए वंडरफुल लाइफ को कई होम वीडियो कंपनियों द्वारा VHS पर रिलीज किया गया था। रिपब्लिक पिक्चर्स के आने से पहले होम वीडियो पर फिल्म रिलीज करने वाली कंपनियों में मेरा वीडियो, जो बाद में मीडिया होम एंटरटेनमेंट बन गई, कार्टेस वीडियो कम्युनिकेशंस, इसके वीडियो फिल्म क्लासिक्स लेबल के तहत, गुड टाइम्स होम वीडियो और वीडियो ट्रेजर्स, अब एंकर बे एंटरटेनमेंट, शामिल थीं। रिपब्लिक द्वारा फिल्म के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के बाद, वीडियो वितरकों के हाथों में अभी भी फिल्म की सभी अनौपचारिक VHS प्रतियों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। 96 आर्टिसन एंटरटेनमेंट, रिपब्लिक से लाइसेंस के तहत, ने 1990 के दशक के मध्य में होम वीडियो अधिकारों को अपने कब्जे में ले लिया। आर्टिसन को बाद में लायंस गेट एंटरटेनमेंट को बेच दिया गया, जिसने 2005 के अंत तक US होम वीडियो अधिकारों को अपने पास रखना जारी रखा, जब वे पैरामाउंट में वापस आ गए, जिसके पास पूरे क्षेत्र 4, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में वीडियो अधिकार भी है। दुनिया के बाकी हिस्सों में वीडियो अधिकार अलग अलग कंपनियों के पास है। उदाहरण के लिए, UK के अधिकार कभी यूनिवर्सल स्टूडियो के पास थे, लेकिन बाद में पैरामाउंट के पास वापस आ गए। तकनीकी रूप से प्रथम CD-ROM 1993 में, स्वामित्व और कॉपीराइट मुद्दों की उलझन के कारण, रिपब्लिक पिक्चर्स के समर्थन से काइनसॉफ्ट डेवलपमेंट ने विंडोज PC, विंडोज 3.1 के लिए CD-ROM पर पहली व्यावसायिक फीचर लेंथ फिल्मों में से एक के रूप में इट्स ए वंडरफुल लाइफ को रिलीज किया। व्यावसायिक DVD से कई साल पहले, इसमें ऐसी विशेषताएं शामिल थीं जैसे फिल्म चलने के दौरान पूरी शूटिंग स्क्रिप्ट का पालन करने की क्षमता। 101, 102, N8 रिलीज के समय PC पर वीडियो प्लेबैक की स्थिति को देखते हुए, विंडोज के लिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ ने एक और मील का पत्थर साबित किया, क्योंकि यह कंप्यूटर पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला वीडियो था। रिलीज से पहले, विंडोज केवल 32,000 फ्रेम या 15 फ्रेम प्रति सेकंड पर लगभग 35 मिनट का वीडियो प्लेबैक कर सकता था। उद्धरण वांछित, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते हुए,
किनेसॉफ्ट विंडोज की वीडियो सुविधाओं को बढ़ाने में सक्षम था ताकि पूरी फिल्म का पूरा प्लेबैक हो सके। यह सब 486 A6 प्रोसेसर और 8 मेगाबाइट रैम वाले पीसी पर 103। कंप्यूटर गेमिंग वर्ल्ड ने अप्रैल 1994 में कहा, तस्वीर की गुणवत्ता को टेलीविजन मानकों तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यह एक महान प्रयास था जो फिल्म के प्रशंसकों को खुश करेगा। 104 डीवीडी और ब्लू-रे। इस प्रारूप की उपलब्धता के बाद से फिल्म को कई बार डीवीडी रिलीज किया गया है। 2001 की शरद ऋतु में रिपब्लिक ने फिल्म को 2 बार रिलीज किया, एक बार अगस्त में और फिर उसी वर्ष सितंबर में अलग पैकेजिंग के साथ। 31 अक्टूबर 2006 को पैरामाउंट ने एक नया रिमास्टर्ड 7वीं वर्षगांठ संस्करण रिलीज किया। 13 नवंबर 2007 को पैरामाउंट ने फिल्म की 2 डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी रिलीज की, जिसमें मूल नाट्य ब्लैक एंड व्हाइट संस्करण और लीजेंड फिल्म्स द्वारा नवीनतम रंगीकरण तकनीक का उपयोग करके निर्मित एक नया तीसरा रंगीन संस्करण शामिल था। 3 नवंबर 2009 को पैरामाउंट ने पिछले डीवीडी सेट को कलेक्टर एडिशन के रूप में फिर से रिलीज किया और एक ब्लूरे संस्करण की शुरुआत की, जिसमें फिल्म के दोनों संस्करण भी शामिल थे। मरम्मत। 2017 में फिल्म को 4K रिजोल्यूशन में बहाल किया गया था, जो स्ट्रीमिंग सेवाओं और डीसीपी के माध्यम से उपलब्ध है। 105 4K अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे। 29 अक्टूबर 2019 को फिल्म को पहली बार 4K अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे पर रिलीज किया गया, साथ ही एक नई डॉल्बी विजन ट्रांसफर वाली डिजिटल कॉपी भी जारी की गई। 106 अन्य मीडिया में अनुकूलन। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। सितंबर 2020 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 1947 में इस फिल्म को 2 बार रेडियो के लिए रूपांतरित किया गया, पहले लक्स रेडियो थिएटर 10 मार्च पर और फिर स्क्रीन गिल्ड थिएटर 29 दिसंबर पर, फिर 15 मार्च 1951 को स्क्रीन गिल्ड थिएटर प्रसारण पर। जेम्स स्टीवर्ट और डोना रीड ने तीनों रेडियो प्रस्तुतियों के लिए अपनी भूमिकाएं दोहराईं। स्टीवर्ट ने 8 मई 1949 को स्क्रीन डायरेक्टर्स प्लेहाउस पर प्रस्तुत रेडियो रूपांतरण में भी अभिनय किया। फिल्म का एक संगीतमय मंच रूपांतरण, जिसका शीर्षक ए वंडरफुल लाइफ था, शेल्डन हार्निक और जो रैपोसो द्वारा लिखा गया था। इस संस्करण का पहली बार 1986 में मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन फिलिप वान डोरेन स्टर्न की संपत्ति के साथ कानूनी विवाद के कारण एक नियोजित व्यावसायिक उत्पादन रुका हुआ था। अंततः इसे 1991 में एरिना स्टेज द्वारा वाशिंगटन, डीसी में प्रदर्शित किया गया और 21वीं सदी में इसका पुनरुद्धार हुआ, जिसमें 2005 में न्यूयॉर्क शहर में एक मंचित संगीत कार्यक्रम और क्षेत्रीय थिएटरों द्वारा कई प्रस्तुतियां शामिल थीं। फिल्म का एक और संगीतमय मंच रूपांतरण, जिसका शीर्षक इट्स ए वंडरफुल लाइफ द म्यूजिकल है, ब्रूस ग्रीर और कीथ फर्गुसन द्वारा लिखा गया था। इस संस्करण का प्रीमियर 1998 में टेक्सास के डलास के मैजेस्टिक थिएटर में हुआ था। यह 5 वर्षों तक थिएटर में एक वार्षिक क्रिसमस शो था। तब से इसे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कई स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। 107 जुलाई 2019 में यह पता चला कि पॉल मैकार्टनी अपने संगीत थिएटर की शुरुआत करते हुए द्वारा संगीत और गीत, ली हॉल द्वारा गीत और पुस्तक और बिल केनराइट द्वारा निर्मित एक और मंच संगीत अनुकूलन विकास में था। संगीत को 2020 के अंत में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियर होना बाकी है। 108 1997 में पीबीएस ने मैरी क्रिसमस जॉर्ज बेली को प्रसारित किया, जो पासाडेना प्लेहाउस में 1947 लक्स रेडियो थिएटर स्क्रिप्ट के लाइव प्रदर्शन से टेप किया गया था। प्रस्तुति, जिसने एलिजाबेथ ग्लेसर पीडियाट्रिक एड्स फाउंडेशन को लाभ पहुंचाया, में बिल पुलमैन के रूप में जॉर्ज, नाथन लेन के रूप में क्लेरेंस, मार्टिन लैंडो के रूप में मिस्टर पॉटर,
पेनेलोप एन मिलर के रूप में मैरी और सैली फील्ड के रूप में मदर बेली सहित सभी स्टार कलाकार शामिल थे। 109 द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्लेरेंस ओरबॉडी 2011 में जॉन पियर्सन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। उपन्यास में विभिन्न पात्रों के भविष्य के जीवन की कल्पना की गई है यदि जॉर्ज नदी में कूदने के बाद जीवित नहीं बचता। 110 फायरसाइन थिएटर के डेविड ओस्मान द्वारा एक नया सिनेमैटिक ऑडियो रूपांतरण दिसंबर 2019 में व्हिटबे आइलैंड सेंटर फॉर द आर्ट्स में ओस्मान और उनकी पत्नी जूडिथ वालकट द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। उनके संस्करण में पारंपरिक और रेडियो थिएटर के तत्वों को वेशभूषा, सेट, मेकअप और प्रकाश प्रभाव के साथ साथ लाइव संगीत, लाइव ध्वनि प्रभाव और 20 से अधिक माइक्रोफोन के साथ जोड़ा गया था। 111 रीमेक इट हैपन्ड वन क्रिसमस 1977 की एक टेलीविजन मूवी थी जो क्लासिक फिल्म की रीमेक थी, जिसकी पटकथा लियोनेल चेटविन ने मूल वैन डोरेन स्टर्न की लघु कहानी और 1946 की पटकथा दोनों पर आधारित थी। इस रीमेक में लिंग उल्टाव का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मुख्य पात्र मैरी बेली के रूप में मार्लो थॉमस, जॉर्ज हैच के रूप में वेन रोजर्स और प्री क्लारा ओरबॉडी के रूप में क्लोरिस लीचमैन थे। N9 लीचमैन को इस भूमिका के लिए अपना 10वां एमी नामांकन मिला। अपनी पिछली भूमिकाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव में ऑर्सन वेल्स को मिस्टर पॉटर के रूप में लिया गया। N10 शुरुआती सकारात्मक समीक्षाओं के बाद टेलीविजन के लिए बनाई गई इस फिल्म को 1978 और 1979 में 2 बार फिर से प्रसारित किया गया, लेकिन तब से इसे राष्ट्रीय स्तर पर फिर से प्रसारित नहीं किया गया या घरेलू मीडिया को जारी नहीं किया गया। N11 112 मैरी क्रिसमस जॉर्ज बेली 1997 की PBS टेलीविजन फिल्म का रूपांतरण थी, जिसका निर्देशन मैथ्यू डायमंड ने किया था और इसमें बिल पुलमैन ने जॉर्ज बेली, पेनेलोप एन मिलर ने मैरी, नाथन लेन ने क्लेरेंस और मार्टिन लैंडो ने पॉटर की भूमिका निभाई थी। 113 114 115 116 क्रिसमस स्पिरिट निकोलेट शेरिडन द्वारा अभिनीत चार्लोट हार्ट की भूमिका वाली फिल्म की पुनर्कथन थी। यह टीवी के लिए बनाई गई फिल्म थी, जिसे 1 दिसंबर 2013 को हॉलमार्क चैनल पर प्रसारित किया गया था, जिसका निर्माण शेरिडन ने अपनी कंपनी वाईके लेन प्रोडक्शंस और ब्रैड क्रेवॉय टेलीविजन के तहत किया था। फिल्म का निर्देशन और लेखन जैक एंजेलो ने किया था। स्पिरिट वर्तमान समय में सेट की गई थी, जिसमें हार्ट का किरदार एक शांत न्यू इंग्लैंड शहर को एक क्रूर रियल एस्टेट डेवलपर से बचाने के लिए काम करता है। फिल्म की योजना हार्ट के किरदार के बारे में एक फिल्म श्रृंखला शुरू करने के लिए बनाई गई थी। 117 फिल्म के कुल मिलाकर 3.372 मिलियन दर्शक थे। 118 1986 में सैटरडे नाइट लाइव पर प्रसारित एक नाटक में विलियम शैटनर ने इट्स अ वंडरफुल लाइफ के खोए हुए अंत की शुरुआत की, जिसमें जॉर्ज बेली, डाना कार्वे और बेडफोर्ड फॉल्स के नागरिकों को पता चलता है कि मिस्टर पॉटर, जॉन लोविच, ने जॉर्ज के पैसे चुरा लिए हैं और वे बारी बारी से उसके कार्यालय में उस पर हमला करते हैं। 1992 में टिनी टून एडवेंचर्स के अंतिम एपिसोड में इट्स ए वंडरफुल लाइफ की पैरोडी की गई, जिसका शीर्षक था इट्स ए वंडरफुल टिनी टून क्रिसमस। इसमें बस्टर बनी अपने नाटक की असफलता के बाद दुखी महसूस करता है और चाहता है कि वह कभी टिनी टून न बने, इसलिए एक अभिभावक देवदूत बस्टर को दिखाता है कि उसके बिना जीवन कैसा होता। 2002 में टेलीविजन फिल्म इट्स ए वेरी मेरी मपेट क्रिसमस मूवी का प्रीमियर NBC पर हुआ। यह फिल्म इट्स ए वंडरफुल लाइफ को श्रद्धांजलि है। फिल्म में केर्मिट द फ्रॉग की इच्छा होती है कि वह कभी पैदा ही न हुआ होता। 119 द ग्रेटेस्ट गिफ्ट 2011 वेयरहाउस 13 सीजन 3 क्रिसमस एपिसोड एजेंट पीट लैटिमर द्वारा स्टर्न के ब्रश को छूने के बाद एक समान कहानी बताता है। 120 121 परिणाम कैरोलिन ग्रिम्स जुजू बेली के रूप में 1990 में टेलीविजन के लिए बनी फिल्म क्लेरेंस में रॉबर्ट कैराडाइन ने मददगार देवदूत क्लेरेंस ओरबॉडी की एक नई कहानी में अभिनय किया। 122 123
रद्द किया गया सीक्वल। 2015 में रिलीज के लिए एक कथित सीक्वल का विकास किया जा रहा था और इसे इट्स ए वंडरफुल लाइफ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कहा जाना था। इसे बॉब फार्नसवर्थ और मार्था बोल्टन द्वारा लिखा जाना था और जॉर्ज बेली की बेटी जुजू, एक बार फिर कैरोलिन ग्रिम्स द्वारा अभिनीत की परी का अनुसरण करना था, क्योंकि वह बेली के दुष्ट पोते को सिखाती है कि अगर वह कभी पैदा नहीं हुआ होता तो दुनिया कितनी अलग होती। निर्माता निर्देशकों पर विचार कर रहे थे और 2014 की शुरुआत में लुइसियाना में 25-35 मिलियन डॉलर के बजट के साथ फिल्म की शूटिंग करने की उम्मीद कर रहे थे। 124 फिल्म को स्टार पार्टनर्स और हमिंगबर्ड प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिनमें से कोई भी मूल फिल्म के मालिकों पैरामाउंट से संबद्ध नहीं है। फार्नसवर्थ ने दावा किया कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ सार्वजनिक डोमेन में थी। बाद में पैरामाउंट के प्रवक्ता ने दावा किया कि वे फिल्म बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा, आज तक इन व्यक्तियों ने कोई भी आवश्यक अधिकार प्राप्त नहीं किया है और हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे। 125 आधुनिक रीमेक। 19 जनवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि केन्या बैरिस पैरामाउंट के लिए फिल्म का एक आधुनिक रीमेक लिखेंगे और निर्देशित करेंगे, जिसका उद्देश्य जॉर्ज बेली की भूमिका में एक रंगीन व्यक्ति को लेना है। घोषणा पर बैरिस ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि क्रिसमस की फिल्में अद्भुत होती है और मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज को लेने का विचार जिसका इतिहास इतना लंबा हो और जिसके पीछे एक कहानी हो और उस कहानी को बताने के लिए प्रतिभा का एक अद्भुत टुकड़ा हो। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समुदाय की मदद करने की कोशिश कर रहा है और चीजें उसके लिए बदल रही है। मुझे लगता है कि यह एक रंगीन व्यक्ति के लिए बताने के लिए एकदम सही कहानी है, काला या भूरा, क्योंकि हमारे समुदायों में कुछ मुद्दे हैं और कोई व्यक्ति उस समुदाय की मदद करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि यह कहानी कहने के लिए एकदम सही माध्यम है। 11 सेसमी स्ट्रीट शहरी किंवदंती। यह आम तौर पर माना जाता है कि सेसम स्ट्रीट पर बर्ट और एर्नी के पात्रों का नाम बर्ट द कॉप और एर्नी द कैब ड्राइवर के नाम पर रखा गया था। हालांकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में 1999 के एनुअल क्रिसमस क्विज के लिए एक सुधार में, जिसने यह दावा किया था, श्रृंखला के लेखक जेरी जुहल ने पुष्टि की कि निर्माता जॉन स्टोन के अनुसार साझा नाम केवल एक संयोग थे। 126 इसके बावजूद 1996 की छुट्टियों के विशेष एल्मो सेव्स क्रिसमस में एक दृश्य के दौरान अफवाह का संदर्भ दिया गया है, जहां बर्ट और एर्नी एक टीवी सेट के पास से गुजरते हैं जिस पर फिल्म चल रही है। यह जोड़ी इस लाइन से हैरान है, बर्ट, एर्नी, तुम दोनों के साथ क्या हुआ है? तुम मेरी शादी की रात यहां थे। स्टीफन की पंचक का उपयोग। फिल्म की शुरुआत में दर्शाए गए देवदूतीय आंकड़े स्टीफन की पंचक की छवि है, जो 5 परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाओं का एक समूह है। 127, 128। यह भी देखे बफेलो गर्ल्स, वह गीत जिसे जॉर्ज बेली और मैरी हैच गाना पसंद करते थे। दस्तार कारपोरेशन बनाम 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म कारपोरेशन। यह कानूनी मामला आंशिक रूप से कॉपीराइट के अधीन किसी कार्य के कॉपीराइट से बाहर अनुकूलन के एक अन्य उदाहरण से संबंधित है। द फैमिली मैन 2000 की एक फिल्म। क्रिसमस फिल्मों की सूची। पंथ फिल्मों की सूची। स्वर्गदूतों के बारे में फिल्मों की सूची। सर्वश्रेष्ठ मानी गई फिल्मों की सूची। बधिर और कम सुनने वाले लोगों पर आधारित फिल्मों की सूची। मिस्टर डेस्टिनी 1990 की एक फिल्म। फिल्म जगत में समानांतर ब्रह्मांड। एक अद्भुत जीवन 1951 में नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस ऑफ क्राइस्ट द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म। आजीविका। मूक फिल्म हास्य। अपनी पुस्तक की बिक्री के प्रयासों के दौरान और लगभग दिवालिया हो जाने के बाद कैप्रा ने सैन फ्रांसिस्को में एक नए मूवी स्टूडियो के खुलने के बारे में एक समाचार पत्र में लेख पढ़ा। कैप्रा ने उन्हें फोन करके बताया कि वे हॉलीवुड से चले आए हैं और उन्होंने झूठा दावा किया
कि उन्हें उभरते फिल्म उद्योग में अनुभव है। कैप्रा का फिल्मों में एकमात्र पिछला अनुभव 1915 में मैनुअल आर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान था। स्टूडियो के संस्थापक वाल्टर मोंटेग फिर भी कैप्रा से प्रभावित हुए और उन्हें एक रील मूक फिल्म निर्देशित करने के लिए $75 की पेशकश की। कैप्रा ने एक कैमरामैन की मदद से 2 दिनों में फिल्म बनाई और इसे शौकिया कलाकारों के साथ कास्ट किया। 14 फिल्मों में उस पहली गंभीर नौकरी के बाद कैप्रा ने फिल्म उद्योग में इसी तरह के अवसर खोजने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के एक अन्य छोटे स्टूडियो में नौकरी की और बाद में लॉस एंजिल्स में अपने नए स्टूडियो में निर्माता हैरी कोहन के साथ काम करने का प्रस्ताव प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी मैन, फिल्म कटर, टाइटल राइटर और सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। 16 कैप्रा बाद में हेल रोच की अवर गैंग सीरीज के लिए एक गैग लेखक बन गए। उन्हें 1918 और 1924 में एक स्लैपस्टिक कॉमेडी निर्देशक मैक सेनेट के लिए एक लेखक के रूप में 2 बार काम पर रखा गया था। 17 उनके अधीन कैप्रा ने कॉमेडियन हैरी लैंगडन के लिए स्क्रिप्ट लिखी और मैक सेनेट द्वारा निर्मित पहली 1925 में प्लेन क्लॉथ्स थी। कैप्रा के अनुसार यह वह था जिसने लैंगडन के चरित्र का आविष्कार किया था, जो एक शरारती दुनिया में रहने वाला एक मासूम मूर्ख था। हालांकि 1925 तक लैंगडन इस चरित्र में अच्छी तरह से ढल चुका था। 16 जब लैंगडन ने अंततः फर्स्ट नेशनल स्टूडियो के साथ लंबी फीचर लेंथ फिल्में बनाने के लिए सेनेट को छोड़ दिया, तो उन्होंने कैप्रा को अपने निजी लेखक और निर्देशक के रूप में साथ ले लिया। उन्होंने 1926 और 1927 के दौरान एक साथ 3 फीचर फिल्में बनाई। उनमें से सभी आलोचकों और जनता के साथ सफल रहीं। फिल्मों ने लैंगडन को चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन की क्षमता का एक मान्यता प्राप्त हास्य अभिनेता बना दिया। लॉन्ग पैंट्स 1927 के निर्माण के बाद कैप्रा ने लैंगडन के साथ उनकी अगली परियोजना की दिशा पर बहस की। लैंगडन के अन्य विश्वासपात्र लेखक निर्देशक आर्थर रिप्ले थे, जो सेनेट के एक पूर्व छात्र थे, और लैंगडन ने रिप्ले के सुझावों का पालन किया। कैप्रा ने छोड़ दिया और यह विभाजन लैंगडन के लिए विनाशकारी था। कैप्रा के लैंगडन से अलग होने के बाद उन्होंने फर्स्ट नेशनल के लिए एक फिल्म निर्देशित की, फॉर द लव ऑफ माइक 1927। यह 3 झगड़ते गॉडफादरों के बारे में एक मूक कॉमेडी थी, एक जर्मन, एक यहूदी और एक आयरिशमैन, जिसमें एक उभरती हुई अभिनेत्री क्लॉडेट कोलबर्ट ने अभिनय किया था। फिल्म को असफल माना गया और यह एक खोई हुई फिल्म है। 16 कोलंबिया पिक्चर्स फ्रैंक रसेल कैप्रा, जन्म फ्रांसिस्को रोसारियो कैप्रा, 18 मई 1897, 3 सितंबर 1991, एक इतालवी अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे, जो 1930 और 1940 के दशक की कई प्रमुख पुरस्कार विजेता फिल्मों के पीछे रचनात्मक शक्ति थे। इटली में जन्मे और 5 साल की उम्र से लॉस एंजिल्स में पले बड़े, उनकी गरीबी से अमीरी की कहानी ने इयान फ्रीर जैसे फिल्म इतिहासकारों को उन्हें अमेरिकी सपने का साकार रूप मानने के लिए प्रेरित किया है। 5 कैप्रा 1930 के दशक में अमेरिका के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक बन गए। उन्होंने 6 नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 3 अकादमी पुरस्कार जीते, साथ ही अन्य श्रेणियों में 9 नामांकनों में से 3 अन्य ऑस्कर जीते। उनकी प्रमुख फिल्मों में इट हैपेंड वन नाइट 1934, मिस्टर डीड्स गोज टू टाउन 1936, यू कैनट टेक इट विद यू 1938 और मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन 1939 शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैप्रा ने अमेरिकी सेना सिग्नल कोर में सेवा की और प्रचार फिल्मों का निर्माण किया, जैसे कि व्हाई वी फाइट सीरी। 3-4 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैप्रा के करियर में गिरावट आई क्योंकि उनकी बाद की फिल्में, जैसे इट्स ए वंडरफुल लाइफ 1946, जब पहली बार रिलीज हुईं तो उनका प्रदर्शन खराब रहा। 6 1950 की शुरुआत में उनका सिनेमाई उत्पादन धीमा हो गया और उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में फिल्म निर्माण से संन्यास ले लिया। हालांकि आने वाले दशकों में
इट्स ए वंडरफुल लाइफ और अन्य कैप्रा फिल्मों को आलोचकों द्वारा अनुकूल रूप से फिर से देखा गया। निर्देशन के बाहर कैप्रा फिल्म उद्योग में सक्रिय थे, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न थे। उन्होंने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के साथ काम किया और डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के प्रमुख थे। प्रारंभिक जीवन। कैप्रा का जन्म इटली के सिसिली के पलेर्मो के पास एक गांव बिसाक्विनो में फ्रांसेस्को रोसारियो कैप्रा के रूप में हुआ था। वे फल उत्पादक साल्वाटोर कैप्रा और पूर्व रोसारिया सारा निकोलोसी के साथ बच्चों में सबसे छोटे थे। कैप्रा का परिवार रोमन कैथोलिक था। फ्रैंक के भाई बहन लुइगिया, इग्नाजिया, बेनेडेटो, एंटोनिनो ग्यूसेप, एंटोनिया और एनी थे। 7 कैप्रा के जीवनी लेखक जोसेफ मैकब्राइड ने लिखा है कि कैप्रा नाम उनके परिवार की भूमि से निकटता को दर्शाता है और इसका अर्थ है बकरी। 8 उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द कैप्रिसियस इसी से निकला है, जो जानवर के डरपोक स्वभाव को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह नाम फ्रैंक कैप्रा के व्यक्तित्व के 2 पहलुओं को बड़े करीने से व्यक्त करता है, भावुकता और हठ। 8 1903 में, जब वह 5 साल का था, कैप्रा का परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गया, जहां उसने स्टीमशिप जर्मेनिया के स्टीयरेज डिब्बे में यात्रा की, जो यात्रा करने का सबसे सस्ता तरीका था। कैप्रा के लिए 13 दिन की यात्रा उनके जीवन के सबसे बुरे अनुभवों में से एक रही। आप सब एक साथ हैं। आपके पास कोई गोपनीयता नहीं है। आपके पास एक खाट है। बहुत कम लोगों के पास ट्रंक या ऐसी कोई चीज होती है जो जगह घेरती हो। उनके पास बस वही होता है जो वे अपने हाथों में या बैग में रख कर ले जा सकते हैं। कोई भी अपने कपड़े नहीं उतारता। वहां कोई वेंटिलेशन नहीं है और यह नरक जैसी बदबूदार है। वे सभी दुखी है। यह सबसे अपमानजनक जगह है जहां आप कभी भी रह सकते हैं। 9 कैप्रा को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जहाज के पहुंचने की याद है, जहां उन्होंने एक महान महिला की मूर्ति देखी जो चर्च की मीनार से भी ऊंची थी और जिस भूमि पर हम प्रवेश करने वाले थे उसके ऊपर मशाल थामे हुए थी। उन्हें यह दृश्य देखकर अपने पिता की खुशी याद आती है। सिक्को देखो, इसे देखो। यह बेथलेहम के तारे के बाद सबसे बड़ी रोशनी है। यह स्वतंत्रता की रोशनी है। इसे याद रखो। स्वतंत्रता। 10 परिवार लॉस एंजल्स के ईस्ट साइड, आज लिंकन हाइट्स, में एवेन्यू 18 पर बस गया, जिसे कैप्रा ने अपनी आत्मकथा में एक इतालवी यहूदी बस्ती के रूप में वर्णित किया है। 11 कैप्रा के पिता एक फल बीनने वाले के रूप में काम करते थे और युवा कैप्रा ने हाई स्कूल से स्नातक होने तक 10 साल तक स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचे। उन्होंने जिमी डूलिटल और लॉरेंस टिबेट के साथ सहपाठियों के रूप में मैनुअल आर्ट्स हाई स्कूल में भाग लिया। 12 स्नातक होने के बाद काम करने के बजाय, जैसा कि उनके माता पिता चाहते थे, उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉलेज के दौरान काम किया, नाइट क्लबों में बैंजो बजाया और कैंपस लॉन्ड्री में काम करने, टेबल पर वेटिंग करने और स्थानीय बिजली संयंत्र में इंजन साफ करने जैसे अजीबोगरीब काम किए। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद, कॉलेज से स्नातक होने के तुरंत बाद, कैप्रा को कैंपस आरओटीसी पूरा करने के बाद द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में संयुक्त राज्य की सेना में नियुक्त किया गया। सेना में, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के फोर्ट पॉइंट में तोपखाने के सैनिकों को गणित पढ़ाया। युद्ध के दौरान एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1916 सेना में, कैप्रा को स्पेनिश फ्लू हो गया और उन्हें अपनी मां के साथ रहने के लिए घर लौटने के लिए चिकित्सकीय रूप से छुट्टी दे दी गई। वह 1920 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गए, जिसका नाम उन्होंने फ्रैंक रसेल कैप्रा रखा। 14 अपने भाई बहनों और मां के साथ घर पर रहते हुए, कैप्रा कॉलेज की शिक्षा पाने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य थे। फिर भी वे अकेले ऐसे थे जो लंबे समय तक बेरोजगार रहे। बिना काम के 1 साल बाद में पता चला कि पेट में लगातार दर्द की वजह से अपेंडिक्स फट गया था। 14
घर पर ठीक होने के बाद कैप्रा बाहर चले गए और अगले कुछ साल सैन फ्रांसिस्को में फ्लॉप हाउस में रहने और मालगाड़ियों में चढ़ने उतरने और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में भटकने में बिताए। खुद का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने खेतों पर अजीबोगरीब काम किए, एक फिल्म एक्स्ट्रा के रूप में पोकर खेला और स्थानीय तेल कुओं के स्टॉक बेचे। इस दौरान 24 वर्षीय कैप्रा ने 32 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन किया जिसका नाम था ला विसिटा डेलिनक्रोसिएटोरे इटालिनो लीबिया ए सैन फ्रांसिस्को। इसमें न केवल इतालवी नौसैनिक पोत लीबिया की सैन फ्रांसिस्को यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया, बल्कि सैन फ्रांसिस्को के एल इटालिया वर्टस क्लब द्वारा जहाज के चालक दल को दिए गए स्वागत को भी दर्शाया गया, जिसे अब सैन फ्रांसिस्को इतालवी एथलेटिक क्लब के रूप में जाना जाता है। 25 साल की उम्र में कैप्रा ने अमेरिकी दार्शनिक एल्बर्ट हबर्ड द्वारा लिखी और प्रकाशित पुस्तकों को बेचने का काम किया। 14 कैप्रा ने याद किया कि उन्हें एक किसान होने से नफरत थी, लॉस एंजिल्स के सिसिली यहूदी बस्ती में फंसे एक नए बच्चे की तरह रहना। मेरे पास बस अहंकार था और मैं आपको बता दूं कि यह आपको बहुत आगे ले जाता है। 15 तो दोस्तों ये एक फैमिली मूवी है और ये हमें जैसा कि रिलीजिंग डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक तरह से लगभग अभी से लगभग मैं आपको बता दूँ 50-60 साल पहले इसे रिलीज़ किया गया था और टोटल मूवी का बजट उस दौर के अंदर 3.8 मिलियन का था, जिसके अंदर इसने जो रिकवरी की 3.8 मिलियन की जो कि एक तरह से बढ़िया प्रॉफिट उस दौर के अंदर रहा था। बाकी एक सुपर डुपर हिट ये मूवी थी और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।